देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, यानी कि टेम्परेचर पर रेट और रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की। देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारी एक रिएक्शन चल रही है, तो रिएक्शन के अंदर उसकी एनर्जी किस तरीके से चेंज होगी जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक, और ये मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने से पहले उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। इस एनर्जी बैरियर का नाम होता है EA, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर कहीं पर भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो टॉप पॉइंट होगा इसको कुछ लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन हुई तो रिएक्शन आगे भी जा सकती है और रिएक्शन पीछे भी आ सकती है, तो मैं इसको बोलूंगा ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। लेकिन अगर मुझे पीछे आना हुआ तो मुझे ये पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने के लिए, तो इसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है इसको बोलेंगे ER, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो ER और EP के बीच का गैप है इसको बोला जाता है डेल्टा H। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा H। डेल्टा H निकालते कैसे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो डेल्टा H की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ गए कि भाई अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी गैप होगा उसको बोलेंगे, या जो बैरियर क्रॉस करना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पीछे जाने के लिए जो गैप यूज होगा उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वहां फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको बोलेंगे डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, तो डेल्टा H कितना आ गया, नेगेटिव। अच्छा, अब जितने पहाड़ इस रिएक्शन में बनेंगे उतने ही स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में, यानी कि एक ही पहाड़ क्रॉस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन।
कुछ लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को ही एक और नाम बोलते हैं, फैंसी शब्दों में इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब भी यही होता है कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितनी आगे बढ़ गई और कब आप इसको स्टडी कर रहे हो। ठीक, अगर मैं बेस लाइन से एनर्जी उठा लूं, ये तो अभी मैंने कहां से उठाई है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, टॉप पॉइंट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कोई पूछा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे निकालोगे, टॉप पॉइंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक, लेकिन अगर मैं बेस लाइन जीरो से लेके ये वाली एनर्जी देखूं, तो इस एनर्जी को नाम दिया जाता है ईटी। ईटी बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि किसका सम है। अगर तुम इधर देखो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, नहीं, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई आर प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। या अगर तुम इधर से देख रहे हो तो बोल दो प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसी को और क्या नाम दिया जा सकता है, ईपी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो बढ़िया से, यहां तक क्लियर। अब अगला देखो, फोटो लेनी, मान लो अगर तुम्हारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, अभी तो हमने किसकी बात करी, एक्सो की, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो अब जो डायग्राम बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वो कैसा होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब की बार डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये अगेन आपकी ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बैकवर्ड से ज्यादा होती है ना। और अगर मैं एक्सोथर्मिक में बोलूं तो आप बोल दोगे रिएक्टेंट की, ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहां पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से। देखो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अच्छा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो आप बोलोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। सबसे अनस्टेबल पॉइंट क्या है इस ग्राफ का, ये सबसे टॉप वाला, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, है ना।
तो ट्रांजिशन स्टेट इतनी अनस्टेबल होती है कि किसी भी रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, है ना। तो आप बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्योंकि ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, इसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक, इधर आ जाओ। अच्छा, यहां क्या बोलोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। EP इज प्रोडक्ट की एनर्जी और EA और EA एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें और कुछ बात कर सकते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। हाँ, इसमें तुम बोल सकते हो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबल कौन, तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी एक ही पहाड़ क्रॉस करना पड़ रहा है, ये भी कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, जिस स्टेप की ये जो ट्रांजिशन स्टेट की पॉइंट है सबसे ऊंची होती है जिस स्टेप में, वो स्टेप RDS कहलाता है। RDS की एक गलत डेफिनेशन भी प्रचलित है। RDS की डेफिनेशन क्या बोलते हैं लोग, कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा वो RDS ना, जिसका ट्रांजिशन स्टेट का पॉइंट सबसे ऊपर वो क्या होगा, RDS। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूं, पहले इतना लिखो। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन ऐसे चली, ये एक डायग्राम बना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां तुम्हारा रिएक्टेंट था A और यहां था प्रोडक्ट P, और बीच में कुछ पॉइंट आए B, C, D, इतने। सबसे पहला काम, अब देखो इसमें मुझे कुछ सवालों के आंसर दो। पहले बताओ ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल देखने के लिए तुम्हें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो गई, तुम बोलोगे ओवरऑल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। पहला क्वेश्चन क्लियर। मैं पूछूं मोस्ट स्टेबल कौन है, तुम बोलोगे मोस्ट स्टेबल P है। क्यों, क्योंकि P की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, अच्छा अब कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो पहाड़ गिनो, 1 2 3 और 4। तो आप बोलोगे इट इज अ 4 स्टेप रिएक्शन। यहां तक क्लियर। अच्छा, रिएक्टेंट को छोड़ दिया, प्रोडक्ट को छोड़ दिया, ये तो पहचान में आ रहे हैं। ऊपर ये सारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट को छोड़कर जो चीजें बची, दैट इज B, C और D, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। इनको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट को छोड़कर जो बचा उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और तुम बोल सकते हो कि सर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अगर आपको निकालने हैं तो कुछ मत करो, टोटल ट्रांजिशन स्टेट में से 1 माइनस कर दो। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 4,
4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गए, इंटरमीडिएट। ठीक, एक बात ये हो गई। हो सकता है किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट 0 हो, मतलब कोई इंटरमीडिएट बना भी ना हो, पर ट्रांजिशन स्टेट कभी भी 0। तो कोई पूछे कौन सी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, आप बोलोगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। सारी सिंगल स्टेप रिएक्शन बिना इंटरमीडिएट के कंप्लीट हो जाती हैं। चलो अब मुझे इंडिविजुअली बताओ। इंडिविजुअली क्या बताओगे कि ए से बी जाने वाला स्टेप कैसा है। ए से बी जाने वाला, तो अब केवल इतना देखो, इतना देखोगे तुम्हें समझ में आएगा ए की एनर्जी कम है, बी की एनर्जी ज्यादा है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। बी से सी बताओ एंडोथर्मिक, सी से डी बताओ एक्सो, डी से पी बताओ एक्सो। सही है, ठीक। इसको बोला जाएगा EA1, इसको बोला जाएगा EA2, इसको क्या बोलेंगे EA3, इसको क्या बोलेंगे EA4। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, और ये हो गया फोर्थ स्टेप। बताओ कौन सा RDS है। थर्ड स्टेप इज द RDS। क्यों है थर्ड स्टेप RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊंची है। अब सोचो अगर तुम ये याद करो कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उस हिसाब से RDS कौन हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। पर ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट टॉप पॉइंट पर होगी वो आपका RDS होगा। चलें आगे। चलो एक JEE 2019 का क्वेश्चन लिखो। देखो तुम्हें एक ग्राफ दे रखा था, उसमें कुछ लेवल्स बना रखे थे, 5, 10, 15, 20, 20 से 10, 10 से 15, 15 से 5, 5 से 20, 0, इस तरीके से ग्राफ था। यहाँ पे आपका C है, A प्लस B D, रिएक्शन है आपकी A प्लस B गिविंग C प्लस D। इस रिएक्शन का ये आपको प्लॉट दे रखा है भाई, एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का प्लॉट है ये।
अब मैं इस ग्राफ से रिलेटेड तुम्हें कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। वही 4 ऑप्शन थे। तुम्हारे सी और मेरे सी में अंतर है, सी यहां आ रहा है। लिखिए पहला स्टेटमेंट, सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ट्रू और फॉल्स? क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि सी की एनर्जी सबसे कम है, ये तो ट्रू हो गया। अगला लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी, formation of A and B from C, formation of A and B from C have highest activation energy, have highest activation energy। बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि C से अगर तुम ए बी पे जाओगे तो तुम्हें यह भी दिख रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। पीछे जाने को कह रहा है क्योंकि वो, ठीक है। अगला, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल। Activation energy to form C is 5 kilojoule per mole, less than that to form D। Less than that to form D। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, कम नहीं है, 5 किलो जूल ज्यादा है। ए से बी कहां जाना है? ए से ए प्लस बी से सी जाने में कितनी लग रही है? यहां से लेके यहां तक, है ना। और डी लेने में इतनी लग रही है बस। तो डी के लिए 5 से 15 10 है, और सी बनाने के लिए 5 से 20 15 है। तो 5 किलो जूल पर मोल ज्यादा है, ना कि कम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो यही आंसर था, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। अच्छा, एक और पूछा है, D is kinetically stable product। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। D is kinetically stable product। D is kinetically stable product। देखो, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट कैसे देखते हैं? जो जिसकी एनर्जी सबसे कम हो वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल का मतलब है जो सबसे जल्दी बने। तो सी और डी में जल्दी कौन बनेगा? डी जल्दी बनेगा, क्योंकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो आप बोलोगे यस, डी इज काइनेटिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। यहां तक क्लियर? चलो दूसरी बात समझो। अब मान लो तुम्हारे पास एक डायग्राम था, रिएक्टेंट एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था,
और तुम्हारी इस तरीके से डायग्राम बन रहा था। अब ये नॉर्मल था, तुमने क्या किया, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही थी उसी कंटेनर में एक कैटलिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते हैं और वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये जो पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ को छोटा कर देगा। तो जैसे ही पहाड़ छोटा होगा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अब पहाड़ जल्दी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया नॉर्मल ग्राफ। अगर मान लो मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनाऊं तो तुम बोलोगे ग्राफ विल बी दिस। तो ये हो गई नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, और ये हो गई ई ए इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ई ए सी लिख दे रहा हूं। तो आप बोलोगे ई ए सी विल बी लेस देन ई ए। याद रखना, कैटलिस्ट डालने से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ लिख लेना। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस remains unaffected, उन पर कोई भी चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट होता क्या है? लिख लो, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction। अच्छा, ये रेट ऐसे भी हो सकता था कि मान लो तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन 1 स्टेप है, कैटलिस्ट डालने के बाद ये 2 स्टेप 3 स्टेप भी हो सकती थी, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब कि ये किताबों में ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और जनरली देखा जाए तो ऐसा ही ट्रू होता है। तो एनटीए ने गंवारपन किया है, एक स्टेप का एक स्टेप रहने दिया, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। नहीं तो अगर तुम कोई भी अच्छी किताब देखोगे तो जैसे मान लो नॉर्मल ग्राफ अगर ऐसा है, अब कैटलाइज्ड ग्राफ ऐसा जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया विद कैटलिस्ट, ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट। मेन तुम्हें ये देखना है कि 4 चीजें नहीं बदलनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इनका गैप, ये सेम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकता है वो बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी, ग्राफ ऊपर से चला जाता, पर ये 3 चीजें वहां पर भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट या रिमेन इंटैक्ट। हम क्या लिख रहे थे? It is a substance that can alter the rate of reaction without appearing in a overall balanced reaction, without appearing in a overall balanced reaction, या ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन बोल दो, ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन without being consumed at the end of reaction, without being consumed at the end of reaction। अगला पॉइंट लिखो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम। लिख लो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम।
ठीक। और अगर कोई एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती है, उनका जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी इस तरीके से दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपका जेई 2023 में पूछा गया था। दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जो रेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द रेट। और नेगेटिव कौन से होते हैं? जो रेट को घटाते हैं, डिक्रीज द रेट। जो कैटलिस्ट के भी रेट को बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। जो कैटलिस्ट के भी रेट को बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। और जो कैटलिस्ट के भी रेट को घटाए उसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटर, या उसी को बोला जाता है पॉइजन। अगला पॉइंट लिखो, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन रुकी हुई है, कैटलिस्ट डालने से वो रिएक्शन चालू हो जाएगी ना। कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन। ये हो सकता है कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रही हो, ऐसा लग रहा हो कि शुरू ही नहीं हुई है, तुम्हें लग रहा है पर एक्चुअल में शुरू हो चुकी है, तो कैटलिस्ट उसको फास्ट कर देगा। It does not initiate the reaction, it only speeds up the reaction. अगला point, only the small amount of catalyst can catalyze the large amount of reaction. बहुत थोड़ी मात्रा में आपको कैटलिस्ट की जरूरत होती है और पूरी रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर देता है। अगला पॉइंट, only the small amount of catalyst can catalyze the large amount of reaction. अगला पॉइंट, catalyst does not alter the position of equilibrium, क्योंकि डेल्टा जी को नहीं छेड़ रहा, तो कैटलिस्ट कभी भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं करता या चेंज नहीं करता। It only reduce the time taken to reach the equilibrium. It only reduce the, ऐसे लिख लो, it only alter the, नेगेटिव हुआ तो reduce थोड़ी करेगा, बढ़ा देगा फिर। It only alter the time taken to reach the equilibrium. कैटलिस्ट डालने से वही रिएक्शन फास्ट होंगी जो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये फास्ट नहीं करेगा। तो अगला पॉइंट लिखो, कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगला पॉइंट, it provides an alternate way, it provides an alternate way on reaction mechanism by lowering down the activation energy. एक नया रास्ता आपको मिल जाता है, जैसे पहला रास्ता था, ये दूसरा रास्ता हो गया कैटलिस्ट आने से। तो इट provides the alternative
weigh on reaction mechanism by lowering down the activation energy. और ऐसा नहीं एक्टिवेशन एनर्जी केवल फॉरवर्ड की कम हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कम होती हैं। तो अगला पॉइंट यही लिख लो, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ both forward and backward reaction. ठीक है, अच्छा अब सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, और एक रिएक्शन है A प्लस डी गिविंग C प्लस E। ठीक है, अब दोनों ही जगह C बन रहा है। ठीक, मान लो इसका रेट है R1 और इसका रेट है R2। ठीक है, मैंने तुमसे कहा अभी दोनों सेम टेम्परेचर पे चल रही हैं, अभी दोनों कहां चल रही हैं, सेम टेम्परेचर पे। मैंने क्या किया, रिएक्शन 2 में बाहर से कैटलिस्ट डाल दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, अब मैं बोलूंगा ये रिएक्शन कैसी होगी, कैटेलाइज्ड, ये कैसी है, नॉर्मल। रेट किसका ज्यादा हो जाएगा, R2 का रेट ज्यादा हो जाएगा R1 से, जब मैंने दूसरी रिएक्शन को क्या कर दिया, कैटेलाइज्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूं नहीं सर, इसमें कैटलिस्ट डला रहने दो और इसमें कैटलिस्ट डालना मत, और दोनों का रेट बराबर करो। तो आपको याद आया कि रेट ऑफ रिएक्शन कई चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटलिस्ट पे, है ना, और भी कई सारे कंडीशन, पीएच वगैरह पे भी करता है। तो अब आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, सबसे सस्ता मेथड है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमेशा रेट बढ़ेगा। इवन ये भी याद रखना, मान लो अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन है 1 + 2 गिविंग 3 + 4, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ेंगे। इसमें वो इक्विलिब्रियम वाला फंडा मत लगा देना, ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि सर एंडोथर्मिक हुई तो बैकवर्ड का ज्यादा होगा या फॉरवर्ड का ज्यादा होगा। हो सकता है वो लगे, पर बढ़ेंगे दोनों। ये हो सकता है एक ज्यादा तेजी से बढ़े, एक कम तेजी से बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे दोनों। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑलवेज 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 रेट बढ़ता है, चाहे वो कितनी भी डायरेक्शन में चल रही हो। 50 डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चल रही होगी तो 50 का रेट एक साथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला सर एक काम करते हैं कि R1 का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, R2 में कैटलिस्ट डाल दिया, तो क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है जब R1 और R2 बराबर हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, रेट ऑफ uncatalyzed reaction, rate of uncatalyzed reaction and catalyzed reaction can be made equal. Rate of uncatalyzed reaction and catalyzed reaction can be made equal by increasing the temperature of uncatalyzed reaction. By increasing the temperature of uncatalyzed reaction. यहां तक क्लियर है? तो देखो एक बार जेईई में सवाल आया था, उन्होंने दिया था C + H2O गिविंग CO + H2, इसका टेम्परेचर है T1। ठीक,
और एक दी थी CO प्लस H2O गिविंग CO2 प्लस H2। इसका था T2 कैटलिस्ट और पूछा था बताओ टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो तुम क्या बोलोगे, जरूर T1 T2 से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि दूसरी रिएक्शन में तो तुमने ऑलरेडी क्या डाल रखा है, कैटलिस्ट डाल रखा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये बताना है आपको। तो इसी चीज को समझाने के लिए कि अब हम रेट के बारे में तो सारी बातें कर पा रहे हैं कि रेट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से बढ़ता है या घटता है ना, लेकिन रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने या घटाने से, इसके लिए कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ इक्वेशन दी। अब हम उनकी बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, इंपीरिकल इक्वेशन। इंपीरिकल इक्वेशन का मतलब है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, dln k ओवर dt एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखते रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। यानी कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर या एक्टिवेशन एनर्जी पर कैसे डिपेंड करेगा, वो कौन सी इक्वेशन बताएगी मुझे, ये इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। अब मैंने तुमसे कहा इसको थोड़ा सजाओ, तुमने कहा कैसे सजाएं। मैंने कहा एक अजम्पशन लो कि EA इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, मान लो। ठीक है, मान लिया सब। तो अब क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही तो वो कांस्टेंट हो गई, dt को इधर भेज दो, तो तुम क्या लिखोगे, dln k बराबर EA अपॉन R, ये कांस्टेंट हो गया, और dt अपॉन टी स्क्वायर। इतना सही है। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो dln k का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln k। यहां तो कोई समस्या, बराबर EA अपॉन R तो क्या है, कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लो, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी, तो माइनस 1 अपॉन टी, और चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है तो एक आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो लिखोगे ln k बराबर माइनस EA अपॉन RT प्लस C। सही है, के अगर यहां से ln हटाओगे तो ये पूरा E पे पहुंच जाएगा, तुम बोलोगे k बराबर e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT डॉट e रेस टू द पावर C। सही है, क्योंकि इसी चीज को तुम अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वही पावर होगी ये ऊपर वाली, है ना। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k बराबर e रेस टू दी पावर c को एक कांस्टेंट मान लेता हूं a, e रेस टू दी पावर माइनस EA अपॉन, ये जो इक्वेशन बन के आई इसी को दुनिया बोलती है आरेनियस इक्वेशन।
ध्यान से देखो, क्या ए टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि ए तो क्या था, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, बस सिंपल सा। तो आप यहां पे क्लियरली रख सकते हो कि आर्हेनियस इक्वेशन में ई और ए दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैं बोल रहा हूं आर्हेनियस इक्वेशन में ये वाली बात ट्रू है। अब इस बात को सुन के कुछ लोग भ्रम में पड़ते हैं, सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। तो रेट बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है? बिल्कुल कम होती है। पर आप तो बोल रहे हो कि ई और ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट है। दुनिया जहां में इंडिपेंडेंट नहीं है। जब जब आर्हेनियस की बात करोगे तब इंडिपेंडेंट मानना, वैसे तो हमेशा वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ए का कुछ नाम है, ए को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल क्यों? एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसलिए। अरे मल्टीप्लाई में बाद में रख दो तो क्या पोस्ट एक्सपोनेंशियल हो जाएगा? तो ऐसा कोई नाम है बस, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा इसी का नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और तीसरा इसी का नाम होता है आर्हेनियस फैक्टर। अब तुम इस इक्वेशन से देख के बता सकते हो। देखो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k बराबर a एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ लोग e को नीचे भी ले जाते हैं। तो k बराबर a e रेस टू द पावर ई अपॉन आर टी। अब मुझे बताओ, अगर a बढ़ेगा तो k क्या होगा? k भी बढ़ेगा, ठीक है। e अगर बढ़ेगा तो k क्या होगा? e अगर बढ़ा तो डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो k घटा। मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई अपॉन आर टी की वैल्यू घटेगी, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी तो k की वैल्यू। तो a और t बढ़ाने से k बढ़ता है, लेकिन e बढ़ाने से k घटता है। इन दोनों को, ये भी आर्हेनियस ही है, सब आर्हेनियस है। कहां टेम्परेचर डिपेंडेंट है? तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही करता है कि ए और ई डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर पे, ये तो करता है क्या? आरएनएस में के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वही तो पढ़ने के लिए इक्वेशन निकाली है। लॉग ले लो, अच्छा लॉग तो लिया ही था, लॉग से ही तो वापस आए थे। देखो इक्वेशन ये थी, एल एन बराबर एल एन के बराबर ए ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, सॉरी के बराबर ए ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दोनों साइड एल एन ले लो तो बोलोगे एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। एक इक्वेशन ये भी हो गई। लॉग ले लो तो बोलोगे लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए 2.303, दोनों साइड आएगा उसको डिवाइड में ले जाओ तो माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ग्राफ बनवा लेगा आपसे एल एन के वर्सेस 1/t का, स्लोप हो गया नेगेटिव, इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव। ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? एल एन ए, और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई अपॉन आर।
लेकिन अगर यही ग्राफ मुझसे बनवाया जाए लॉग ए वर्सेस 1/t का, अब यहां पे वैल्यू आएगी लॉग ए और स्लोप आएगा -EA/2.303 r। देखिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है, भर भर के सवाल आते हैं और बहुत इजी सवाल आते हैं। देखो एक बार जेई 2025 में एक स्टेटमेंट आया कि जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है होल्ड्स ट्रू फॉर होमोजीनस एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, ट्रू या फॉल्स? अब जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना तो आदमी डाउट में चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ पढ़ा तुमने, खत्म होगी बात, फॉल्स है। आर्हेनियस इक्वेशन को हम चुपचाप कहां से, इसीलिए मैंने आपको डेरिवेशन कराया। हमने एक इंपिरिकल इक्वेशन देखी थी जो ऑलवेज ट्रू थी, हमने उसमें बस एक कंडीशन लगाई, EA इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या हमने और कोई कंडीशन लगाई कि एलिमेंट्री और रिएक्शन? अरे बाढ़ में जा रिएक्शन, मुझे क्या मतलब है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। दूसरी बात बताओ, क्या तुमने फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, या बोल लो यूनिट लेस होते हैं। तो ये फंक्शन पूरा यूनिट लेस है, तो तुम बोल सकते हो यूनिट ऑफ k and a will be same। जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स, क्योंकि k की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। A और EA का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लिख लो। A और EA का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। A and EA have no relation। और ना कभी इन दोनों में रिलेशन बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। A और EA में कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं बनता। अगली बात सुनो, EA कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। ऐसा क्यों? अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती किसी भी सब्सटेंस के बीच में। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A + B गिविंग C + D, या फिर ऐसे लो AB + CD गिविंग AD + CD। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, तो तुम्हारे पास क्या है? AB है ना, और तुम्हारे पास CD भी है। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब देखो A को किसके साथ लगना है? D के साथ, और C को किसके साथ लगना है? B के साथ।
रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ए और बी आपस में, मतलब ए बी और सी डी आपस में आके कोलाइड करेंगे, ठीक। तो कोलिजन जो होना चाहिए वो प्रॉपर एनर्जी का होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है या प्रॉपर एनर्जी का मतलब क्या है, मैं इसके दो एग्जांपल देता हूं। मान लो मुझे इनका सर फोड़ना है पत्थर से, ठीक, और मैंने पत्थर उठाया और इनके पैर में जोर से मारा, क्या इनका सर फूटेगा? नहीं। यहां मेरा क्या गलत था? ओरिएंटेशन। भाई फोड़ना सर है, मार पैरों पे रहे पत्थर, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे पता चला ठीक है मेरा ओरिएंटेशन गलत था, अब की बार मैंने ओरिएंटेशन सही किया और मैं सर के पास पत्थर ले गया और यूं मारने लगा, क्या सर फूटेगा? अब मेरा ओरिएंटेशन क्या है? सही, लेकिन एनर्जी क्या है? गलत। अब मैंने प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं मारा। इतना सही है, ठीक। तो अब क्या होगा, तुम बोलोगे कि अगर मान लो ये कॉलिजन ऐसे हुआ, जैसे ए बी ये है और ए को डी के साथ जुड़ना है ना, लेकिन मान लो ये ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, तो ए किसके साथ कोलाइड कर रहा है? क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं, क्योंकि ए का बॉन्ड किसके साथ बनना है? तो तुम बोलोगे ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। और लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यहां डी, यहां पे सी और ए और बी, ये क्या है आपका? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्शन के दौरान करोड़ों लाखों अरबों ओरिएंटेशन होते हैं, उसमें से कुछ ही ओरिएंटेशन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, है ना, और प्रॉपर एनर्जी के साथ हो, और वही सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शन में मान लो करोड़, 1 करोड़ कॉलिजन हुए और 1 करोड़ के 1 करोड़ क्या थे? प्रॉपर ओरिएंट, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन भी थे और प्रॉपर एनर्जी के साथ भी थे, यानी कि सारे कॉलिजन से क्या बना? प्रोडक्ट। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इवन आज तक तो नहीं है, आगे भविष्य में कभी ऐसा कुछ हो जाए तो पता नहीं, बट ऐसा प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई? अभी ये उधार है, ई की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती और नेगेटिव, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब ए मुझे क्या बताता है वो लिखो। जो आर्हेनियस इक्वेशन में ए था, ए आर्हेनियस फैक्टर, वो क्या बताता है वो लिखो। इट इज अ मेजर ऑफ रेट it is a measure of rate of collision. It is a measure of rate of collision occurs with proper orientation, with proper orientation irrespective of their energy. इस पर अंडरलाइन कर लेना, irrespective of their energy। यानी कि ए मुझे क्या बताता है? ए मुझे केवल इतना बताता है कि जो कॉलिजन हुए हैं उनमें से कितने कॉलिजन प्रॉपर थे, उनकी एनर्जी क्या थी, इस बात को वो मुझे नहीं बताता। तो क्या तुम केवल ए देखकर रेट बता सकते हो? नहीं, सही है ना, क्योंकि ए में एनर्जी वाला फैक्टर नहीं आया। तो जो बाकी का बचा हुआ चीज है, दैट इज इक्वेशन ये है ना मेरे पास, तो ए ने तो मुझे ये बता दिया कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो मुझे बताता है ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये मुझे एनर्जी के बारे में बताता है। तो इसमें लिखो ऐसे डाल के, ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या बता रहा हूं, देखो इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अंडरलाइन, it represent fraction of molecules having energy equal to or greater than EA,
having energy equal to or greater than A. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT के। अच्छा, इसमें EA क्या बता रहा है, EA के बारे में भी लिखो। अभी तो हमने पूरे की बात करी, ये पूरा क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी इसका ग्राफ भी बनाएंगे। अगला लिखो EA क्या बता रहा है। ए के बारे में एक बात और लिख लो, इस साइड में एक लाइन की है, इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हाँ, ए के बारे में ये बात, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रहती है। अब ई के बारे में लिखवा रहा था, ई के बारे में लिखो, इट इज अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, it is a minimum kinetic energy colliding molecules must have to reach transition state, to reach transition state। दूसरा इसी में लिख लो और लगा के, देखो, it is the energy below which, it is the energy below which colliding molecules will not react, it is the energy below which colliding molecules will not react। इतना ठीक है, ठीक। अब उस पर आ जाते हैं वापस जो अपने उधारी थी कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, देखो K बराबर क्या है, A e रेस टू द पावर EA अपॉन RT। अगर तुमने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, जीरो, तो E रेस टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि K बराबर क्या हो जाएगा, A। ए क्या बताता था मुझे, वो कॉलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहे हैं। एनर्जी के बारे में तो कुछ नहीं बताता था। इसका मतलब ये है कि तुम ये मानकर चल रहे हो कि जितने कॉलिजन हो रहे हैं वो सब प्रॉपर हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, उनमें उतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए। और ये दोनों ही पाप हैं, ना तो सारे ओरिएंटेशन प्रॉपर हो सकते हैं, ना ही सारे ओरिएंटेशन प्रॉपर एनर्जी के हो सकते हैं। तो क्या K की वैल्यू कभी A के बराबर हो सकती है, नहीं, K की वैल्यू कभी भी A के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए EA की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तुम ये बोल सकते हो कि अगर EA की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी तो K की वैल्यू A को टेंड करेगी, ये सही है। लेकिन अगर वो लिख के दे दे क्वेश्चन में कि इफ EA इज जीरो, बताओ सत्य बात, तो बोल देना K बराबर A। अगर EA क्या हो जाए, जीरो, तो K बराबर क्या हो जाएगा, A। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था तो हाइपोथेटिकल आंसर आ गया। क्या रिएक्शन में बीच में किसी स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, हाँ। ऐसा पाया गया है कि जब दो रेडिकल बनते हैं तो वो रेडिकल इतनी जल्दी चिपकते हैं कि उनके बीच की एक्टिवेशन एनर्जी लगभग क्या होती है, जीरो। तो डाइमराइजेशन ऑफ रेडिकल्स प्रोसीड विद एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। पर डाइमराइजेशन ऑफ रेडिकल इज नॉट अ रिएक्शन,
इट इज अ बीच का स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो किसी स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, पर क्या ओवरऑल रिएक्शन की जीरो हो सकती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, नेगेटिव हो गई तो क्या होगा? नेगेटिव हो गई तो के की वैल्यू ए से कम आ जाएगी, ये तो और भी ज्यादा गंवारपन है। 100 मॉलिक्यूल टकराए, 100 के 100 ओरिएंटेशन प्रॉपर रखते थे, 100 के 100 एनर्जी प्रॉपर रखते थे, प्रोडक्ट में 80 गए, ये क्या बेहुदापंती है? जब 100 टकराए तो 100 जाते, कम तो कभी नहीं जा सकते, बोलो भाई। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, उल्टा लिखा है मैंने, के की वैल्यू ज्यादा। अगर ई ए की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव, एक बार देख लो, आर बराबर के बराबर ए ई रेस टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। अगर ई ए की वैल्यू हो गई नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पूरी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो के की वैल्यू ए से ज्यादा आ जाएगी, है ना। यानी कि इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन हो रहे थे 100, लेकिन प्रोडक्ट बना रहे हैं 120। ये भी पॉसिबल नहीं है। जितने प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होंगे उतने ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। इतना सही है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पहले खास एनर्जी के साथ रिएक्शन कर रहे थे, अब उन्हीं की संख्या बढ़ जाती है जो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। बोलो भाई, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना अब, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ आता है आपका इस तरीके का, इसको बोलते हैं गॉसियन कर्व। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन कर्व। ये मान लो किसी एक टेम्परेचर टी पे बनाया गया है। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पाया गया है कि ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद है। अब इसको ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है। मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया है, तो T+10। अब सुनो, देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 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 बढ़ी, एक पॉइंट ऐसा आया जब काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए थी उसके बराबर हो गई। सही है। मान लो वो पॉइंट ये था, यानी कि इस पॉइंट पर जितनी जरूरत थी प्रोडक्ट में बदलने के लिए उतनी हो गई। यानी कि अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि ये क्या बता रहा है मुझे ग्राफ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एरिया अंडर कर्व क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि इससे पहले ये जो फ्रैक्शन था, ये पूरा एरिया, इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जो थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो शुरुआत में जब ग्रीन से बनाया है, ये वो फ्रैक्शन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पर यह फ्रैक्शन बढ़ गया। यानी कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उनसे ज्यादा थी, उनका फ्रैक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? आप बोलोगे डेफिनेटली बढ़ेगा।
इस कर्व को बोलते हैं गॉसियन कर्व। या कुछ लोग इसको बोल्ट्जमैन कर्व भी बोलते हैं। सही है। तो इस ग्राफ से देख के कुछ लोग e रेस टू दी पावर EA अपॉन RT को ऐसे भी लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा पाया गया है जनरली बोल रहा हूं ये वाली बात, कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो ये जो फ्रैक्शन है ये डबल हो जाता है, 2 से बढ़ जाता है ना। यानी कि जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है ना, इसको T2 बोल दे रहा हूं, तो तुम बोलोगे e रेस टू दी पावर माइनस EA अपॉन R T2 जो है ये 2 टाइम्स ज्यादा है e रेस टू दी पावर EA अपॉन RT1 से। याद रखना ये वाली बात जनरल है, जनरल, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसको कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ मत मानो। और ये जो 2 वैल्यू आई इसी को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये है, वो वैल्यू है जो हमें बताती है कि जब हम टेम्परेचर को पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ाएंगे तो उससे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनमें क्या चेंज आएगा। और इसको डिनोट किया जाता है ईटा से, ईटा। कुछ लोग ये से भी रिप्रेजेंट करते हैं। K is more temperature sensitive. K is more temperature sensitive. और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डाल लेना इस पे, K is more temperature sensitive in low temperature range. इन लो टेम्परेचर रेंज। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो एक रिएक्शन थी, फॉर अ गिवन रिएक्शन, वो जब 300 केल्विन पे हो रही थी तो रेट था K1, रेट कांस्टेंट था K1। वो जब 310 पे होने लगी तो रेट कांस्टेंट हो गया K2। मान लो जब वो 305 पे हो रही थी तो रेट कांस्टेंट था K1 डैश,
और जब वो 315 केल्विन पे होने लगी तो हो गया K2 डैश। मैंने तुमसे पूछा K2 अपॉन K1 और K2 डैश अपॉन K1 डैश में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तुम्हें यह तो समझ में आ रहा है कि K2 डैश K1 डैश से बड़ा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो यहां पर भी 10 केल्विन से चेंज किया तुमने और यहां पर भी 10 केल्विन से चेंज किया है, तो K2 की वैल्यू क्या होगी, K1 से ज्यादा। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, पहला पॉइंट सही है। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी, तो तुम बोलोगे ये रेंज है लोअर टेम्परेचर रेंज 300 से 310 और ये है हाई टेम्परेचर रेंज। डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, रेंज बोल रहा हूं। यहां तुम 305 से 315 गए हो और यहां तुम 300 से 310 गए हो, डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम। तो K कहां पर ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, लोअर टेम्परेचर रेंज में। तो तुम बोलोगे K2 अपॉन K1 की वैल्यू K2 डैश अपॉन K1 डैश से क्या आएगी, ज्यादा। याद रखना, अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मैं बड़ी अपॉन छोटी वैल्यू कर रहा हूं। बताओ इस बात को। अच्छा बताओ, कैटलिस्ट क्या रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है? कैन कैटलिस्ट चेंज रेट कांस्टेंट? इट कैन चेंज रेट कांस्टेंट। अरे जब रेट चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट तो डेफिनेटली चेंज होगा। तो लिख लो कैटलिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट, वहीं कैटलिस्ट में लिख लो। क्या कैटलिस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है? क्या कैटलिस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्यों? जब मैकेनिज्म ही बदल दी तो मैकेनिज्म बदलने से स्टेप बदल जाएंगे, स्टेप बदलने से ऑर्डर भी बदल सकता है। बदल देगा हमेशा, ऐसा कोई मैं वो नहीं कर रहा हूं दावा। क्या बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। क्या कैटलिस्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को चेंज कर सकता है? नहीं, जल्दी तोड़ेगा किसी चीज को, पर जितना टूटता है उतना ही टूटेगा। वीक एसिड की रिएक्शन में तुम कैटलिस्ट डाल के उसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकते ना। तो कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज नहीं कर सकता तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता। रिएक्शन कितनी आगे जाएगी भाई, जितनी जाती उतनी ही जाएगी, बस ये अब जल्दी चली जाएगी या देर से जाएगी। तो कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ के और ईए के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा।
तुम्हें ये तो पता है EA बढ़ाने से K कम होता है, बोलो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और रिलेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो K और EA में कैसा रिलेशन आएगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी तब K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। अच्छा ये भी याद रखना, अगर मैंने टेम्परेचर इनफाइनाइट को टेंड करा दिया तो भी तो e रेस टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही बोला मैं, 1 हो जाएगी। हाँ, e पे पावर 0 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब k की वैल्यू, हालांकि ये ख्याली पुलाव है पर है तो है। अगर मैं तुमसे कहूं k वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, k वर्सेस t का ग्राफ, ग्राफ कैसा आएगा, एक बार यहां पुट करें, टेम्परेचर की वैल्यू 0 पुट करो, 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कभी भी पुट नहीं की जाती। तो अगर 0 केल्विन पुट करोगे तो क्या होगा, तो K बराबर होता है, और ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट बात है, A अपॉन ई रेस टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी। जब तुमने T को क्या पुट किया, 0, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, ई पे पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, तो K की वैल्यू क्या आई, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ गई। एक बात समझ में आई, ये ग्राफ में टेम्परेचर किस में था, केल्विन में। अगर कुछ ना दिया जाए यहां पे तो भी किस में मानेंगे, केल्विन में। लेकिन अगर मान लो वो मुझे दे देता टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, अब बनाओ K वर्सेस T, अब तुम बोलते हैं यहां पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 273 केल्विन। तो क्या 273 केल्विन पर K की वैल्यू 0 होगी, बोलो भाई नहीं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू K की होगी। तो अब ग्राफ कैसा जाएगा, चलो एक स्टेटमेंट और लिखो, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। Higher is the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of rate constant।
यानी कि अगर सेम टेम्परेचर पर दो रिएक्शन को कंपेयर करूं तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ज्यादा मूव करेगा। सही है ना, इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है जी, दूसरी बात लिखो। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे। तो एक बार सवाल कैसे आया, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ two reactions are EA1 and EA2 with EA1 greater than EA2. If the temperature of the reacting species या reacting system is increased from T1 to T dash या T to T dash, which of the following is correct? बताओ भाई, जो अभी बोला बस उसी को लगाना है। तो ये समझ में आता है, बराबर नहीं होगा और ये डबल वबल हम नहीं बता सकते, या तो आंसर ये या वो है, ये तो क्लियर है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो रेट में भी ज्यादा फर्क किसके पड़ेगा, 1 के। दूसरी बात भी देख लो, मान लो दो रिएक्शन है, एक की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, अगर ऐसा है तो उनका A1 अपॉन A2 का रेशियो ज्यादा होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हो गया, और देखो भाई, देखो हमें पता है k बराबर क्या है, a e रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक बार डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या लिखोगे, डी के अपॉन डी टी बराबर, a तो कांस्टेंट है
एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही रहता है, पर क्या ये t था? नहीं, तो क्या लिखेंगे, फिर से इसका करेंगे तो माइनस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएगा। देख लो भाई, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये चीज k है ना? तो इसको मैं इधर ला सकता हूं, तो 1/k डी के ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन एक सेकेंड, 1/t का क्या होता है, -1/t स्क्वायर होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो आप सही, पर चेक करो, तुम लोगों को मेरे से ज्यादा डिफरेंशिएशन आता है, चेक करो। ऐसे तो करते हो ना, t ऊपर जाएगा, t पे पावर -1 बनेगा, -1 आगे आएगा, t -1 तो बन जाएगा -1 t -2 विच इज -1/t स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब ऐसे करके भी स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो तुम एकदम चौंक जाओगे, अरे ये क्या दे दिया, 1/k डी के ओवर डी टी बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ऐसे जेई एडवांस को बहुत प्यारे हैं स्टेटमेंट। हो गया, चलो अब देखो, हमने इक्वेशन देखी थी ln k बराबर क्या था, ln a प्लस ई ए अपॉन, ऐसे था ना, माइनस, अब सही है, ठीक। अब मान लो मैं अलग अलग टेम्परेचर पे अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो टेम्परेचर से ए और ई ए तो चेंज होते नहीं है, तो के चेंज होगा, तो अगर T1 टेम्परेचर पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, K1, और अगर T2 पे लिख दूं तो ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। बोलो भाई, अब अगर फर्स्ट में से सेकंड घटा दूं तो क्या बन जाएगा, देखो ln K1 माइनस ln K2 बराबर, ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस का रहेगा और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। इतना सही है। ई ए अपॉन आर कॉमन ले लो तो यहां हो जाएगा, देखो ln K1 अपॉन K2 है ना, यहां से ई ए अपॉन आर क्या ले लो, कॉमन, तो क्या बनेगा 1/T2 माइनस 1/, ध्यान से देखना, यहां K1/K2 है और यहां T2 माइनस T1 है। हो गया, ये हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब आज तो बस एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, टाइम हो गया। कल हम पूरी क्लास इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आए हुए, और कॉलिजन थ्योरी कंप्लीट करके कल की क्लास में हमारा केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो जाएगा। देखो लॉग के वर्सेस 1/t के 3 ग्राफ दिए हैं आपको, ये है ग्राफ नंबर 3,
ये है 1, ये है 2। आपको बताना है किसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। देखो log k और 1/t में रिलेशन क्या था, तुम बोलोगे log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। यहां से स्लोप की वैल्यू क्या आती थी log k वर्सेस 1/t के ग्राफ में, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, बोलो भाई। अगर स्लोप ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब ई ए ज्यादा रही होगी, तो ई ए सबसे ज्यादा किसकी रही होगी, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव है, वो कौन है, 2। तो ई ए 2 की सबसे ज्यादा। उसके बाद ज्यादा स्लोप कौन सा है, 1, तो ई ए 1। और उसके बाद ई ए 3। देखो स्लोप समझ में ना आए तो ऐसा समझो ऊपर बैठ जाओ और फिसलना शुरू करो, सबसे नीचे कहां गिरोगे, इसमें सबसे तेज गिरोगे, इसमें उससे स्लो, इसमें। तो ई ए 2 सबसे ज्यादा, फिर ई ए 1 और उसके बाद ई ए 3। क्लियर है। चलो अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।